तो चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है पहले इसको समझेंगे। इजीली ईयरफोन्स लगा लो जिनके कान में, जो आराम से सुनते जाओ स्पीड पे। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? जो भी चीजें हमारे आसपास चल रही होती है, एक बिजनेस के सराउंडिंग जो भी सारी चीजें चल रही हैं, वो सबका सब उसके बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो मेजर पार्ट है ना, वो दो भागों में बांटा गया है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। दोबारा सुनना, बिजनेस इन्वायरमेंट यानी एक बिजनेस के चारों तरफ जो भी चीजें चल रही है उसके आसपास, वो सारी चीजें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। अफेक्टिंग नहीं पढ़ रहे हैं हम, अभी हम इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। बिजनेस के चारों तरफ जो भी चीजें चल रही हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट है। वो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, लेकिन इंटरनल पे हमारा कंट्रोल है। अगर बिजनेस इन्वायरमेंट इंटरनल खराब है तो हम उसे सुधार सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस पे अफेक्ट पड़ रहा है, हम उसे सुधार सकते हैं। लेकिन ऐसे फैक्टर जो आउटसाइडर है और आउट ऑफ कंट्रोल है, उनको हम नहीं सुधार सकते। वो बिजनेस इन्वायरमेंट को पार्ट होता है और वो हमारे साथ क्या करेगा, वो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा और जिसपे हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है। स्टार्ट करेंगे समझना बहुत अच्छे से। ये जितने भी नोट्स हैं सब पूनम गांधी के हैं। बहुत ही सिंपल एडिटिंग, सिंपल लैंग्वेज है। अगर किसी को इसके कीवर्ड्स चाहिए तो आर के सिंगला देख लेना, उसमें भी मिल जाएंगे आपको, काफी अच्छे कीवर्ड्स हैं। जिनके पास एनसीईआरटी है उनके पास भी बहुत अच्छी बुक है वो। उस लाइनों को पढ़ो। तुम्हें एग्जामिनर कभी भी नहीं कहेगा कि बहुत भर भर के लिखो, वो कहेगा बस वो लाइन लिख दो बस उसके अंदर। स्टार्ट करते हैं पढ़ना। बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स sum total of all individual or institutions and other forces that are outside the control of business enterprises। अभी मैंने आपको बताया एक बिजनेस के सराउंडिंग में जितने भी चीजें चल रही होती हैं जिस पे उसका कंट्रोल नहीं होता, मतलब वो आउटसाइडर हो सकती है, अदर फोर्सेस हो सकती हैं, और उसका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है जिससे उसका बिजनेस अफेक्ट कर सकता है। सर एक एग्जांपल दो। तो मान लो कि एक बिजनेसमैन ने एक बिजनेस ओपन किया, अपना एक प्रोपराइटर था, प्रोपराइटर छोड़ो, पार्टनरशिप चल रहा है एडमिशन में तो उस हिसाब से रखते हैं। तो मान लो 10 पार्टनर हैं, 10 पार्टनर थे और उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया ना, वो बिजनेस उन्होंने जब स्टार्ट किया तो एकदम से प्रॉपर्टी तो ले नहीं लेंगे, तो पहले बिजनेस आपको रेंट पे लेना पड़ता है। तो आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो रेंट पे स्टार्ट किया। अब आपका बिजनेस में दो इन्वायरमेंट है, एक आप कैसे चलाते हो और आपके सराउंडिंग क्या चल रहा है उस पर डिपेंड है। तो जो आप चलाते हो आप उसे चेंज कर सकते हो, लेकिन जो आपकी सराउंडिंग आउटसाइडर है उसे आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, जिससे आपने वो बिजनेस की प्रॉपर्टी लैंड पे रेंट पे ली थी, आप वहां पे आराम से बिजनेस कर रहे हो, बाद में वो रेंट जो लैंडलॉर्ड है वो मना कर दे आपको बिजनेस एक्टिविटी करने से, या वो आपको बार बार परेशान कर रहा है कोई भी एक्टिविटी से, तो उससे आपके बिजनेस पे अफेक्ट पड़ रहा है। वो बार बार आपके बिजनेस में इंटरफेयर कर रहा है और आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि वो आउटसाइडर पर्सन है। तो ऐसी कोई भी चीज जो बिजनेस को अफेक्ट कर रही है बाहर से, उसे बिजनेस इन्वायरमेंट कहेंगे और वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती है। मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग में चीजें जाएं, ठीक है। बाकी मैं रिकॉर्ड करके फिर से इसे यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, जब मर्जी तुम्हारा मन हो देखो, और उसके बाद मुझसे डाउट्स लेके आओ ऑफलाइन, वो मैं क्लास में लूंगा। अब आउटसाइडर हो क्या सकता है सर? आउटसाइडर जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आपने सुना है, शायद आपके पेपर में भी आ जाए, ये सीबीएसई के पेपर में, सुनना ध्यान से केस स्टडी। अभी रिसेंटली ना प्लास्टिक बैन हो गई है। 1 तारीख से प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर आप ट्रेडिंग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। एक सेकेंड, हेलो, हाँ किसका आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी? अभी ना मैं क्लास में हूँ, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करूँ। अभी मैं क्लास में हूँ, आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ जी।
हम कहाँ पे थे? फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो प्लास्टिक बैन हुआ है, तो प्लास्टिक बैन हुआ है तो जो प्लास्टिक का बिजनेस करते थे, जो प्लास्टिक नहीं बैन हुआ है, पॉलीथीन बैन हुई है, अभी धीरे धीरे प्लास्टिक भी बैन हो जाएगा। मैकडी ने ऑलरेडी प्लास्टिक हटा दिया अपने प्रोडक्ट से। आप देखना कभी भी आप मैकडी जाएंगे, कोल्ड ड्रिंक लेंगे, जिस कप में देंगे वो कागज का होगा, लेकिन उसके आप सिप नहीं देंगे उसका, ठीक है? और वो आपको वो बिल्कुल नहीं देंगे, वो कहेंगे कि वो प्लास्टिक पे बैन लगा हुआ है, ठीक है? तो पॉली बैग्स इस समय 1 अगस्त से हट जाएंगी सारी चीजें। इससे जो पॉली बैग्स बनाते थे, जो प्लास्टिक का बिजनेस करते थे, उन पे अफेक्ट हुआ ना। इसी तरह अगर कोई चीज का बिजनेस आप कर रहे हो और बिजनेस में गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे, रिसेंटली गवर्नमेंट ने खाने वाली चीजों पे टैक्स बढ़ा दिया है और इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह से कुछ कंट्रोल हैं इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक केस स्टडी जरूर आएगी और वो हम यहां से पढ़ेंगे सेकंड लाइन से, देखते जाएंगे। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस विच आर ऑपरेटेड आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज आर पार्ट ऑफ इट्स जनरल इन्वायरमेंट। और ये नॉर्मल सी बात है। हाँ, बस इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता गाइस, आप इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये बिजनेस में होगा ही होगा। कोविड आ गया, पूरे बिजनेस अफेक्ट हो गए, आउटसाइडर इन्वायरमेंट था, मतलब बिजनेस का इन्वायरमेंट था पर आउटसाइड था, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सारी फोर्सेस जो हैं ये आउटसाइडर में आएंगी और ये बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, ठीक है? थर्ड पॉइंट करेंगे। थर्ड पॉइंट से देखें तो द इंडिविजुअल कंज्यूमर और कॉम्पिटिटिंग एंटरप्राइजेस एज वेल एज कॉम्पिटिटर्स, मीडिया एंड अदर वर्किंग आउटसाइड एन एंटरप्राइज कॉन्स्टिट्यूट द स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, ठीक है? जैसा भी बोला मैंने, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजी, ये जनरल इन्वायरमेंट है, इस सब के लिए एप्लीकेबल है। जनरल, बिल्कुल जनरल सी चीजें है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो आप उस जगह का बिजनेस होगा ही नहीं बढ़िया, जिसमें जहाँ टेक्नोलॉजी यूज होती है या टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती है तो वहां पे डायनामिक चेंजेस चल रहे हैं और वो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब स्पेसिफिक इन्वायरमेंट क्या होते हैं? जैसे कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया गाइस, अचानक से कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, और मीडिया बहुत ज्यादा मतलब हो गया है। वैसे कंपटीशन तो नॉर्मली होता है, मीडिया का इफेक्ट पड़ा है, किसी पर्टिकुलर बिजनेस को यहाँ पे मैनिपुलेट किया जा रहा है, बदनाम किया जा सकता है, ये कह सकते हैं हम इसमें, जिसमें आउटसाइडर का बहुत काम है, जिसमें आउटसाइडर लगे हुए हैं, जो कि स्पेसिफिक इन्वायरमेंट है, जो कि हर बिजनेस में नहीं होता, किसी किसी में होता है। तो एक जनरल इन्वायरमेंट हुआ, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट हुआ। स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस। फीचर्स, फीचर्स मुझे नहीं लगता पेपर में आएंगे, लेकिन क्या होता है कि गवर्नमेंट के प्री बोर्ड्स में ये दे देते हैं जनरली। प्राइवेट स्कूल में तो इन्वायरमेंट्स पढ़ के जाना, केस स्टडी आएगी उस पर, और फाइनल में भी केस स्टडी ही आएगी। फीचर्स पढ़ते हैं। फीचर्स बहुत सिंपल है। जब भी हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हम इंटरनल को छोड़ के आउटसाइडर की बात करते हैं, मतलब एक्सटर्नल की बात करते हैं, क्योंकि हमारा उस पर कंट्रोल नहीं है, ठीक है? ऊपर से जो फोर्सेस हैं वो जनरल भी हैं, स्पेसिफिक भी हैं, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, डायनामिक है, अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर का कुछ नहीं पता है, इन्वायरमेंट कब चेंज हो जाए, रिलेटिवली है, और कॉम्प्लेक्सिटी है। मतलब एक एक करके समझेंगे इसको। पहला पॉइंट, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, मतलब पूरा का पूरा एक्सटर्नल पे डिपेंड है, कि ये कह सकते हैं कि पूरा जो फोर्सेस है ना बाहर से है। एक बिजनेस को सक्सेसफुल वही बनाता है जिसके एक्सटर्नल फोर्सेस जितने अच्छे हों, मतलब कि जितना जितना उसको मिनिमम उस पर काम करना पड़े। देखो, बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म, देयरफॉर इट इज एग्रीव इन नेचर, एग्रीगेटिव, ठीक है? अब एग्रीगेटिव मतलब एवरेजली बिजनेस को रोज कोई ना कोई चीजें अफेक्ट करेंगी, चीजें होती जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपके आसपास जहां आप रहते हैं वहां कोई मार्केट लगता होगा, फॉर एग्जांपल सोम बाजार लगता है, मंगल बाजार, जितने भी मार्केट आपके आसपास लगते हैं, आर्य समाज मार्केट ले लो आप, तो ये मार्केट बढ़िया चल रहे हैं आराम से, एकदम से बारिश हो जाए, क्या बारिश पे किसी का कंट्रोल है? तो बारिश ने इन्वायरमेंट चेंज कर रखा है आजकल, तो बारिश की वजह से उनका बिजनेस अफेक्ट कर रहा है और करेगा, और ये टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस है, इसमें आपका कोई कंट्रोल है ही नहीं। दूसरा,
फोर्सेस जो होते हैं वो स्पेसिफिक और जनरल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया जनरल कौन कौन से होते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सब के सब क्या है, जनरल फोर्सेस हैं। स्पेसिफिक क्या है, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप, वैसे तो आप न्यूज सुनते नहीं हो, रिसेंटली क्या हुआ, एक पर्सन की ना मोमोज खाते हुए डेथ हो गई। अभी बहुत हाईलाइट हुआ था ये टीवी पे। उसने मोमोज खाया नहीं, मोमोज, गरम मोमोज निगल लिया, बाद में पता लगा, और वो अंदर अफेक्ट हुआ, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो क्या होता है कि स्पेसिफिकली मतलब कि जो इंडिविजुअली को डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है कि भाई इससे चीज नहीं खाएंगे, जैसे आपको डॉक्टर मना कर देगा, बाहर का खाने से मना कर देगा, या रिसेंटली ऐसा हो जाए कि बाहर का खाना ही ना हो, ऐसा कुछ माहौल बन जाए कि ये बीमारी हो रही है बाहर के खाने से क्योंकि बाहर ये वाला ऑयल यूज होता है, तो उस पे क्या होगा, वो स्पेसिफिक हो जाएगा, वो इंडिविजुअल को डायरेक्टली डे बाय डे बिजनेस में अफेक्ट करता होगा, डेली इफेक्ट करता होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जिस एरिया में, आपके लिए मान लीजिए आपकी फेमस शॉप है जहां से आप कुछ फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, लेकिन जिस दिन मंडे मार्केट होता है या वेडनेसडे मार्केट होता है वो उसी उसी जगह पे लगता है, तो मार्केट के लगने से उसके बिजनेस पे फर्क पड़ता है उस दिन, क्योंकि और भी ऑप्शंस हो जाते हैं मार्केट के अंदर। जो कंज्यूमर होते हैं वो उसकी शॉप के अलावा बाकी सब पे भी उनके उसके पास क्या ऑप्शन हो गया, और ये डे टू डे में चलता रहता है, और ये स्पेसिफिकली होता है, ये डायरेक्टली किसको करता है, कंज्यूमर को अफेक्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटर रिलेटेड, अब ये इंटर रिलेटेड क्या है तुम्हें पता ही है, इंटर रिलेटेड मतलब जो आपका पार्ट हो जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल, people can purchase better quality goods and services which will improve their quality of life because their income are rising। इंटररिलेटेड है, लोग क्वालिटी फूड तभी खाएंगे जब उनकी इनकम ज्यादा होगी। हम इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कौन से वाले चैप्टर में, डिमांड वाले चैप्टर में, 11th क्लास में हमने पढ़ा था। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे जो अच्छे गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स होते हैं जिनको हम नॉर्मली कहते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी वाइज हम उनको ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करते हैं। जैसे जैसे इनकम घटती है तो फिर हम नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स पर आ जाते हैं, क्योंकि जीने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना है। इंटर रिलेटेड किस पे डिपेंड है, आपके सोशल इन्वायरमेंट, मतलब कि आपके पैसे पे, आपकी जॉब पे, आपकी क्वालिफिकेशन पे, आपके रहन सहन पे, आपकी सोसाइटी पे, तो बिजनेस पे अफेक्ट करता है। अगर आपके आसपास जितने भी रिटेल की शॉप है, या मैं कहूँ जनरल स्टोर्स हैं, परचून की स्टोर्स हैं, और जो एज कंपेयर टू साउथ दिल्ली में है या सीपी में है या द्वारका में है, वहां से आपको बहुत डिफरेंस नजर आएगा इन दोनों में, इनके इनकी चीजों में भी बहुत डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि इंटर रिलेटेड है। क्योंकि वहां पे ऐसा बिजनेस किया जा रहा है जहाँ पे इनकम ज्यादा है, और वहां पे ऐसा बिजनेस किया जा रहा है दूसरी जगह जहाँ इनकम कम है, तो उसके हिसाब से उन्होंने प्रोडक्ट बनाए हैं। अगला अगला है डायनामिक नेचर। डायनामिक नेचर, नेचर का नियम है गाइस, चेंज होना। इंसान भी चेंज हो रहा है तो इन्वायरमेंट भी तो चेंज होगा ही होगा, और ये बिल्कुल नियम है। हर चीज टाइम पे चेंज होती जाएगी। मेरे टाइम पे कुछ और था, आपके टाइम पे कुछ और है, और आने वाले टाइम पे कुछ और होगा। डायनामिक नेचर है। डायनामिक से मतलब ये है कि रैपिडली चेंज हो रहा है। एक चेंज जो जरूरी है, जो हमेशा होगा ही होगा, लेकिन एक चेंज है जो रैपिडली चेंज हो रहा है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, उसकी बात कर रहा है। बिजनेस इन्वायरमेंट इज डायनामिक एज इट कीप्स ऑन चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है, तो चेंज इन फैशन, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट बदलता जा रहा है। आप देखो, अगर आप फोन इंडस्ट्री को देख लो, जहां पे आप देख लो टेक्नोलॉजी का कितना यूज है। मार्केट में नए से नए फोन आते जा रहे हैं, नई से नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, नई नई गेमें आ रही है, तो नया नया प्रोसेस आ रहा है। उस प्रोसेसर को बहुत ही, जितना हाई प्रोसेसर है उतनी आपकी चीजें उसमें चलेंगी। उसके अंदर काफी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो आप चाहे म्यूजिक सॉफ्टवेयर हो, गेमिंग सॉफ्टवेयर हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप उसमें यूज कर सकते हो। तो क्या हो रहा है, कंज्यूमर का भी टेस्ट चेंज हो रहा है, वो अपने हिसाब से चीजें ले रहा है जो उसे चाहिए। किसी को कैमरे की क्वालिटी चाहिए, किसी को साउंड क्वालिटी चाहिए, किसी को ग्राफिक्स चाहिए, किसी को स्क्रीन चाहिए जो बढ़िया हो, किसी को बैटरी बैकअप चाहिए।
तो सबके अपने अपने कंज्यूमर के अपने अपने टेस्ट है और वो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग काम करता है। तो कंपटीशन मार्केट में बढ़ता जा रहा है, हर इंसान अपने अपने एक फेवर की चीजें लेके आ रहा है, जिसको जो पसंद है वो उस हिसाब से चल रहा है। और कंज्यूमर का टेस्ट अब चेंज होता जा रहा है हर हिसाब से, वो एक पर नहीं टिका, उसके बाद चॉइसेस है, वो चॉइस पे काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताता हूँ कि अगर कोई ऑफिस जाने वाला पर्सन है और वो बहुत वर्किंग वाला काम करता है, तो उसको तो फोन चाहिए जिसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा हो। उसको कोई मतलब नहीं है प्रोसेसर से, कैमरे से, उसको बैटरी बैकअप से मतलब है, इसकी बैटरी कितनी अच्छी क्वालिटी में काम कर रही है। किसी को बहुत फाइल मैनेजर पे बहुत काम होता है, तो बहुत हैवी फाइल्स चलानी होती हैं, तो वो प्रोसेसर पे काम करेगा, उसकी हार्ड डिस्क पे काम करेगा, रैम पे काम करेगा। इस तरह से डायनामिक चेंजेस में चेंज आते हैं। अनसर्टेनिटी, फ्यूचर की चीजें हैं, सिंपल सी बात है। आज जो आपको लग रहा है बहुत बढ़िया बिजनेस है, कल वो हो ना हो। मैंने आपको ये ऑफलाइन क्लास में भी बताया था कि एक टाइम ऐसा था कि दुनिया ने कभी सोचा नहीं था कि उनके पास फोन होगा। तो उस समय पीसीओ, एसटीडी, लोकल कॉल्स की जो शॉप्स खुलती थी, उन्हें लगता था बहुत बढ़िया बिजनेस है इसमें। आज सब बंद हो गए, ऑलमोस्ट 99%। सबके पास फोन है, वो बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में किस तरह से चीजें चलेंगी, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप। इसी तरह देखो लिखा भी हुआ है, बिजनेस इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन एंड as it is very difficult to predict future happenings, especially when environment changes are taking place too frequently in case of information technology. Information technology, मैं बताता हूं आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे बेस्ट एग्जांपल। मेरे पास ना, ध्यान से सुनना, और जो इंस्टीट्यूट है हमारे पास, पूरी जो हमारा 110059 और 110075, ये जो दो पिन कोड है ना, इनमें बच्चों की डिटेल्स है हमारे पास कि कौन सा बच्चा कहाँ पर पढ़ रहा है, कौन से स्कूल में पढ़ रहा है और कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपको पता लग जाता है कि आपके पास डेटा से कि यहाँ इस एरिया में इतने बच्चे हैं, इस एरिया में इतने बच्चे हैं, इस स्कूल में इतने बच्चे हैं, और स्कूल में किसने कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस ली हुई है। और अब तो मैं फिलहाल आपको लेटेस्ट डेटा बताता हूँ कि कौन सी गली में कितने बच्चे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन जो है ना, वो टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है गाइस। पहले तो यही बताना मुश्किल होता था कि कितने बच्चे हैं, अब तो आप ये भी बता सकते हो कि कितनी गली में कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं और कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं। और ये अनसर्टेन है, क्योंकि क्या हो रहा है, फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जिससे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे चेंज कर पा रहा है। अब हमें और डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, हम डिटेल्ड होते जा रहे हैं, हम हर चीज को जानना चाहते हैं, हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है उस चीज के लिए। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, बहुत सिंपल है। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट क्या है, बिजनेस का फिनोमेना है, बिल्कुल बहुत सिंपल सा है। अगर आप इसका एग्जांपल पर लिखा है, इट मे बी डिफिकल्ट टू नो द रिलेटिव इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी, लीगल फैक्टर ऑन द चेंज ऑफ डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल सिंपल है। एक पब्लिशर पहले आपको बुक बेचेगा, बुक बेचने के बाद वो आपको सैंपल पेपर बेचेगा, सैंपल पेपर बेचने के बाद वो आपको गेस्ट पेपर बेचेगा। मतलब वही पब्लिशर तीन तरह की बुक्स आपको बेच रहा है, क्योंकि उसे पता है जो कंज्यूमर है ना, उसकी डिमांड टाइम टू टाइम चेंज हो जाएगी। आज वो बुक पढ़ेगा, फिर उसको रिवीजन बुक चाहिए, फिर उसको क्या कहते हैं, गेस्ट पेपर चाहिए, ताकि उसको क्विक रिवीजन चाहिए। अब जैसे ही आपके पेपर खत्म, आप कभी भी सैंपल पेपर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि आपकी डिमांड चेंज हो गई, आप न्यू बुक खरीदेंगे। और न्यू बुक भी आप जनरली फर्स्ट 3 मंथ्स में खरीद लेते हो, 6 मंथ में खरीद लेते हो। 6 मंथ के बाद न्यू बुक्स बनना ही बंद हो जाती है, उसके बाद वो बनती नहीं है, जो मार्केट में रह गई। उसके बाद सैंपल पेपर्स बनना शुरू करते हैं। सैंपल पेपर भी पेपर से 2 महीने पहले तक बनते हैं, फिर 2 महीने बाद, जब 2 महीने रह जाते हैं पेपर के लिए, तो फिर बनते हैं गेस्ट पेपर। और गेस्ट पेपर बनने के बाद फिर पेपर खत्म हो जाते हैं, फिर उनकी जरूरत नहीं पड़ती, फिर से न्यू बुक पब्लिश होती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी है, डिमांड क्योंकि चेंज होती जा रही है, प्रोडक्ट की डिमांड चेंज हो जा रही है। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिवली, अभी रिलेटिविटी क्या होता है, ध्यान से सुनना। बिजनेस इन्वायरमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री
एंड इवन रीजन टू रीजन, है ना, बिल्कुल सही बात है। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल कंडीशन इन यूएस डिफरेंट फ्रॉम दोस इंडिया और चाइना, सिमिलरली डिमांड ऑफ साड़ी, बिल्कुल सही बात है। इंडिया में अगर कोई साड़ी बेच रहा है, सूट बेच रहा है, तो बहुत डिमांड है इंडिया में। और वही डिमांड अगर यही यही चीज आप ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में बेच रहे हैं, तो वहां इसकी डिमांड है ही नहीं, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन, किस जगह पे कैसा कल्चर है। आप साउथ इंडिया में चले जाओ, वहां मोस्टली 50 to 60% आपको दिखेंगे धोती में, धोती पहनते हुए। आप नॉर्थ में आ जाओ, दिल्ली साइड आ जाओ, आपको मोस्टली लोग जीन्स में दिखेंगे, है ना। आप कोलकाता साइड चले जाओ, वहां पे आपको अलग कल्चर दिखेगा। आप जम्मू कश्मीर में चले जाओ, वहां आपको अलग कल्चर दिखेगा। तो कल्चर वाइज भी अलग है, रीजन वाइज भी अलग है, और कंट्री वाइज भी अलग है। इसलिए बिजनेस इफेक्ट करता ही करता है। जिस जगह जो डिमांड होगी उस हिसाब से हमें चीजें बेचनी होंगी। जैसे आपको पता होगा, ठंडे इलाके में सबसे ज्यादा सप्लाई की जाती होगी चाय की, और गर्म इलाके में उतनी चाय कम बिकती होगी। लेकिन इंडिया में तो चाय हर जगह बिक जाती है, ठीक है। पर मैं एक जनरल बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे खत्म होते हैं आपके फीचर्स। फीचर्स बहुत आसान थे, पढ़ लेना बस, हेडिंग भी पढ़ लोगे तो बहुत आसान है। क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस है, दूसरा स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस है, तीसरा इंटर रिलेटेड है, चौथा डायनेमिक है, पांचवा अनसर्टेनिटी है, छठा रिलेटिविटी है, और लास्ट कॉम्प्लेक्सिटी है। हमें सोचना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज कहाँ बेचनी है, क्योंकि कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन डिपेंड कर रहा है, हर जगह टू जगह डिपेंड कर रहा है कौन सी चीज कहाँ बिकेगी। अब आते हैं एडवांटेजेस, मतलब सिग्निफिकेंस, मतलब कि इंपॉर्टेंस, दोनों सेम है, ठीक है। पहला, it enables the firm to identify opportunity and getting the first mover advantage। बस यहीं तक पढ़ने की कोशिश करेंगे पूरा इसको। अब ये होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करें। इट इनेबल्स मतलब कि जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट को, एक R&D टीम होती है हर कंपनी के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो क्या करती है, वो काम करती है इस चीज के लिए, और वो पूरी तरीके से पता करती है, समझना चीजों को, कि आने वाले टाइम में क्या क्या चेंज हो सकता है। अगर वो चेंज उन्हें पहले से पता लग जाए तो उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब जो जब पहली बार कोई चीज बनती है ना, वो बहुत पैसा कमा जाती है, फिर उसके बाद तो फिर कंपटीशन बढ़ जाता है, एक दूसरे को कॉपी करने लग जाते हैं। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा हेल्प करता है, ये अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जाता है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से फिर वो सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। जैसे कि इंडिया में आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक का है, हर चीज इलेक्ट्रिक से चलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, वो भी चलेंगे। बस मार्केट में एक नया कंपटीशन आ जाएगा, वो आएगा इलेक्ट्रिक कार्स का। जब आप पेट्रोल पंप पे जाओगे तो वहां पे पेट्रोल, डीजल और CNG गैस के अलावा इलेक्ट्रिक कार के चार्जर्स भी मिलेंगे, वहां गाड़ियां चार्ज हो रही होंगी। तो कंपटीशन बढ़ रहा है। तो जो कंपनी पहले कार बना रही है, जैसे टाटा बना चुकी है, टाटा अपनी गाड़ियां दौड़ा रही है रोडों पे, अगर आपने देखा होगा, कभी यूट्यूब पे जाना, एक चेक करना उनकी गाड़ी। दिल्ली से लोग देहरादून ले जा रहे हैं, आराम से गाड़ी चल रही है पूरा किलोमीटर में इलेक्ट्रिक। तो उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज हुआ होगा, लोगों ने शिफ्ट किया होगा, पक्का किया होगा, पेट्रोल डीजल से इलेक्ट्रिक कार पे आ गए होंगे। इसी तरह स्कूटी भी आ गई है, बाइक्स भी आ गई हैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखते होंगे वीडियोस को, आपको पता होगा कि एक सारी चीजें। तो जो फर्स्ट मूवर है, जिनको पहला एडवांटेज है, मतलब जिनको पता है कि अब ये चेंज आने वाला है, बिजनेस इन्वायरमेंट में ये चेंज आने वाला है, उस चेंज को अगर आपने पता कर लिया तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, उसे बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Opportunity refers to the positive external trend and changes that help to improve a firm's performance। बिल्कुल सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी तो किसको नहीं पसंद, बिजनेस को अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो पैसा कमाएगा ही। उसके बाद बिजनेस इन्वायरमेंट, ध्यान से देखना, बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स lots of opportunity for business enterprises and business and firms which are able to scan these opportunities at an early stage, get maximum benefit and can leave their competitors behind। बिल्कुल सही।
जैसे ही पता है आपको कि अपॉर्चुनिटी का टाइम आने उससे पहले अगर आपको पता लग जाए तो आप बहुत आसानी से मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो और कॉम्पिटिटर को पीछे छोड़ सकते हो, क्योंकि आपने उससे पहले प्लान कर लिया था वो सब। ठीक है, एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप देखेंगे तो। मारुति उद्योग, मारुति कंपनी है, मारुति उद्योग बिकम द लीडर ऑफ स्मॉल कार्स मार्केट बिकॉज इट वाज फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज द नीड। बिल्कुल आप भी जानते हो मारुति एक ऐसी कंपनी है जिसने मिडिल क्लास को कार का सपना पूरा किया, मिडिल क्लास का, और वो थी मारुति 800। और मारुति के इस चेन से मारुति, ये समझो कि आप रातों रात उसने पूरी कार इंडस्ट्री में तहलका मचाया था, क्योंकि उसे पता था कि मिडिल क्लास तक अगर मैंने कार पहुंचा दी तो मिडिल क्लास लोग बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने मारुति 800 करी और उस टाइम की बहुत फेमस गाड़ी थी वो, आज भी चलती है, लेकिन उस टाइम पे एक अलग ही दौर था, अलग ही ट्रेंड था उसका, क्योंकि हर एक मिडिल क्लास के हाथ में एक स्मॉल कार हो गई। आगे समझेंगे गाइस। क्योंकि इन्वायरमेंट एंड राइजिंग द पेट्रोल प्राइस एंड द लार्ज मिडिल क्लास पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल प्राइस के दाम बढ़ रहे हैं, छोटी गाड़ी मिल रही है और अच्छे दाम पे मिल रही है, तो आप वो क्यों नहीं खरीदना चाहोगे, खरीदना चाहोगे। आगे इसी तरह सिमिलरली, if there is a change in the syllabus of business study paper for a particular class, then a publishing company may bring out the revision edition at the earliest to get the first mover. बिल्कुल सही है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर बिजनेस स्टडी के सिलेबस में कुछ भी चेंज होता है और किसी पब्लिशर को सबसे पहले पता लग गया, फॉर एग्जाम्पल जो आपकी पूनम गांधी की बुक छाप रहे हैं, जो आपकी आर के सिंगला की बुक छाप रहे हैं, जो सीबी सचदेवा की बुक छाप रहे हैं, जो क्या कहते हैं संदीप कर की बुक छाप रहे हैं, इन सबको इन सब में से किसी भी पब्लिशर को पहले पता लग जाए कि बिजनेस स्टडी में ये चेंज आया है, तो सबसे पहले उसको वो चेंज करना चाहेंगे और वो नई बुक लाएंगे मार्केट में सबसे पहले, और बच्चे वो बुक सबसे पहले खरीदेंगे और जिससे उनको फायदा हो जाएगा कि बुक आ चुकी है मार्केट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है गाइस, आगे ध्यान से सुनेंगे। इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बिल्कुल, मान लो आपको पता है टाइम चेंज होने वाला है, आने वाला टाइम चेंज है, जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सारे इंस्टीट्यूट को पता है आने वाले टाइम में सारे कोचिंग क्लासेस ऑनलाइन होने वाली है। अब जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे ना, बड़ी बड़ी क्लासेस लोगे, जब आप बड़े बड़े कोर्सेज करोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि वहाँ ऑलमोस्ट 60 to 70% सारी क्लासेस ऑनलाइन होगी। अभी मैं भी जब भी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ उन्हें मॉर्निंग, तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है धीरे धीरे। तो ये बिजनेस जितना जल्दी ये बिजनेस समझ जाए इसे, अगर वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं ले पाया है तो एटलीस्ट उसको थ्रेट और अर्ली वार्निंग्स जो है उसके सिग्नल मिल गए कि आने वाले टाइम में आपको भी ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आना पड़ेगा। अगर आपने देखा होगा बाइजू ऑफलाइन आ गया, द्वारका सेक्टर 21-22 में बाइजू का ऑफलाइन सेंटर खुल गए हैं, होम ट्यूटर से खुले हैं, धीरे धीरे वहां पे पूरे प्रॉपर तरीके से खुल जाएंगे। तो जो बिजनेस को आइडेंटिफाई कर लेता है तो उसको पहले से ही उसको थ्रेट और अर्ली वार्निंग्स मिल जाती है कि आने वाला टाइम है, अगर आप समय पे चेंज नहीं हुए तो आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। पहला जो पॉइंट पढ़ा था वहां पे हमने पढ़ा था फर्स्ट मूवर एडवांटेज, अगर आपको पहले से पता लग जाए तो आप एडवांटेज का फायदा उठा सकते हो। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है कि अगर आप फर्स्ट मूवर का एडवांटेज नहीं उठा पा रहे, एटलीस्ट अपने आप को चेंज करो, ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी क्लास लो, ताकि आपको आने वाले फ्यूचरिस्टिक बिजनेस एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज का पहले से पता हो, और आपको आपका जैसे आपको पता होगा कि दिल्ली कॉलेज का भी एक ऐप है, ठीक है, ये म्यूट हो जाओ, जिसका म्यूट खुला हुआ है, ठीक है। अब समझना ध्यान से कि जैसे दिल्ली कॉलेज का भी एक अपना ऐप है जिस ऐप पे वो काम करता है, तो धीरे धीरे क्या है, हर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है आपकी सराउंडिंग को देखकर, और होना ही पड़ेगा, आने वाला टाइम ही अलग है। इसी तरह यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं थ्रेट को और अर्ली वार्निंग्स को। अगर आप देखोगे तो इसे पढ़ना ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, 3 से 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा ये। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या रिसोर्सेज यूज होते हैं, फिर हम पढ़ेंगे डायमेंशन, और डायमेंशन आपको पता है इसका मतलब है एक्सटर्नल फैक्टर्स। ये 5 ही तरह के होते हैं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ।
फिर इन पांचों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, और जैसे ही हम इन पांचों को पढ़ लेंगे, और मैंने इसके बाद आएगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जो कि आपके इकोनॉमिक्स में भी है 1991। 3 आया था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और इन तीनों को पढ़ने के बाद, क्योंकि ज्यादा इसमें है नहीं, इन तीनों को पढ़ने के बाद एक डिमोनेटाइजेशन आएगा जो 2016 में हुआ था 8 नवंबर को। वो डिमोनेटाइजेशन भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हालांकि इसमें डिमोनेटाइजेशन ऐड है नहीं। ठीक है गाइस, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, और उसके एडवांटेज में मतलब कि इंपॉर्टेंस क्या होती है। उसके 2 पॉइंट पढ़ लिए हमने। पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और दूसरा थ्रेट और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आइडेंटिफाई कर लेता है। ठीक है, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मार्केटिंग वाला चैप्टर पढ़ाऊं आपको। अब अगर ये जैसे ये खत्म होगा, हम मार्केटिंग वाली बुक पकड़ेंगे। बिजनेस की 2 बुकें हैं, एक है बिजनेस मैनेजमेंट और एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम मार्केटिंग वाला चैप्टर पढ़ सकते हैं आने, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी आता है। मिलते हैं गाइस मंडे को। बाय बाय।